स्टार्ट करें। जी जी जी। निरक्षी स्थिति वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षी स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षी स्थिति का तात्पर्य उस स्थिति से है जब कोई बिंदु द्विध्रुव के अक्ष के लंब समद्विभाजक पर स्थित हो। तो माना ऋण Q व धन Q आवेश बिंदु A व B पर स्थित है। इसके लंब समद्विभाजक पर बिंदु P द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से R दूरी पर स्थित है। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दो बातें जाननी जरूरी हैं। पहला, Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। तथा इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इतना ध्यान रखें कि धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के आवेश से परे होती है। क्योंकि यहाँ परीक्षा आवेश धनात्मक रखेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या दूर रखेगा। यदि ऋण Q आवेश है तो किसी बिंदु पर परीक्षा आवेश इसको आकर्षित करेगा, तो तीव्रता की दिशा ऋण आवेश की ओर हो जाएगी। अतः धन के आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता B से P की दिशा में E1 है। ऋण आवेश के कारण तीव्रता P से A की दिशा में E2 है। इनका परिमाण निकालना हो तो B से P की दूरी और A से P की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। और आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, यदि किसी रेखा को लंब समद्विभाजित करते हैं, अर्थात रेखा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रत्येक बिंदु रेखा के स्वतंत्र सिरों से समान दूरी पर होता है। अर्थात AP बराबर BP। वैसे भी देख रहे हैं AP त्रिभुज OAP का कर्ण है। AB का वर्ग बराबर OA का वर्ग यानी L का वर्ग प्लस R का वर्ग। इसी प्रकार BP का वर्ग बराबर OP का वर्ग यानी R का वर्ग प्लस OB का वर्ग यानी L का वर्ग। ये हो गया √R² प्लस L²। अतः धन Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ऋण Q आवेश के कारण तीव्रता R² का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP², BP² या E1 बराबर 1/4 पाई Q/PP² का मतलब हुआ √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। इसकी दिशा B से P को मिलाने रेखा का उदिश होगी, अर्थात दिशा BP की होगी। दिशा B से P की ओर। B से P की ओर ऋण Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP का वर्ग
क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस प्रकार दोनों वैल्यू सेट परिमाण में बराबर है। फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर परिमाण में बराबर हो तो उनका परिणामी उनके बीच की कोण को संधारित करता है, अर्थात परिणामी जो होगा इस कोण का संविभाजक होगा। परिणामी की दिशा परिणामी दिशा क्षैतिज होगी। ये दोनों कोण थीटा के बराबर। वेक्टर E1 का क्षैतिज घटक मिटा दें, जी मिटा दीजिए। E1 cos थीटा, वर्टिकल घटक E1 sin थीटा। वेक्टर E2 का हॉरिजॉन्टल घटक E2 cos थीटा, वर्टिकल घटक E2 sin थीटा। E1 और E2 परिमाण में बराबर है, इसलिए इनके वर्टिकल घटक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर लेंगे, क्योंकि ये परस्पर विपरीत दिशा में है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैल्यू क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि E1 बराबर E2, इसलिए E बराबर 2E1। त्रिभुज OBP में cos थीटा बराबर OB बटा BP। OB आधार बटा कट, यल बटा परिमेय आर स्क्वायर प्लस। अतः समीकरण 1 में E1 व cos थीटा का मान रखने पर E बराबर 1/4 पाई sin 0 Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। या E बराबर Q गुणे 2L कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। Q गुणे 2L को वैद्युत द्विध्रुव आपूर्ति कहते हैं। अतः E बराबर 1/4 पाई sin 0 P बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के समांतर B से A की दिशा में है, अर्थात यह वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के एंटी पर है, विपरीत दिशा में है। इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर E बराबर 1/4 पाई sin 0 माइनस वेक्टर B बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। यदि आर का मान यल से काफी बड़ा हो तो यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में छोड़ सकते हैं। अतः समीकरण 2 और 3 को निम्न रूप में लिख सकते हैं। E बराबर
1/4 पर साइन 0 P बटा I क्यूब या वेक्टर बराबर माइनस वेक्टर P बटा द्विध्रुव के कारण हम अगली हेडिंग द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये दो विशेष स्थितियाँ थी, एक अक्षीय स्थिति थी यानी बिंदु द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित हो, दूसरा निरक्षीय स्थिति थी बिंदु द्विध्रुव के अक्ष के लंब संविभाजक पर, परंतु बिंदु P की स्थिति कोई अन्य बिंदु हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण माना द्विध्रुव के ऋण Q व धन Q आवेश बिंदु A व B पर परस्पर तुल्य दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से R दूरी पर बिंदु P स्थित है तथा OP रेखा अर्थात OP वेक्टर जो बिंदु P का स्थित सदिश है वेक्टर P से थीटा कोण बनता है। इस वैद्युत वेक्टर P के दो घटक कर सकते हैं। पहला बिंदु P के स्थित सदिश और दूसरा स्थित सदिश के लंबवत। स्थित सदिश की दिशा का घटक cos थीटा और लंबवत घटक P sin थीटा है। स्थित सदिश की दिशा में घटक P cos थीटा के लिए बिंदु P की स्थिति अक्षीय स्थिति है। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव के घटक P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 1/4 पाई साइन 0 Q बटा P cos 2P cos थीटा बटा R2। वैद्युत द्विध्रुव के घटक P sin थीटा का बिंदु P इसके लंब संविभाजक पर है। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की घटक P sin थीटा के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E थीटा बराबर E sin थीटा बटा R।
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इन दोनों वैद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होगी। चूंकि ER और Eθ परस्पर लंबवत है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर कर्णी में ER का वर्ग प्लस Eθ का वर्ग, और कर्णी में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बटा r³ का वर्ग प्लस 1/4 पाई sin 0 p sin थीटा बटा r³ का वर्ग, या E बराबर 1/4 पाई sin 0 p बटा r³ कर्णी में 4 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1/4 पाई sin 0 3 cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा बटा r³ cos थीटा पर sin थीटा बराबर 1, अतः E बराबर 1/4 पाई sin 0 p बटा r³ कर्णी में 3 cos थीटा प्लस 1। देखिए वेक्टर ER और वेक्टर Eθ परस्पर लंबवत है, इसलिए तीव्रता E बराबर कर्णी में ER का वर्ग प्लस Eθ का। ER का मान रख लिया, बात कर लिया, Eθ का मान रख बात कर लिया। इसके बाद आया 1/4 पाई 0 p बटा r³ 2 cos थीटा का वर्ग हो गया 4 cos थीटा प्लस sin थीटा। 4 का को तोड़ दिया, 3 cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, यह एक हो गया। 1/4 पाई 0 p बटा r³ √1 प्लस 3 cos थीटा। यदि यह परिणामी तीव्रता E वेक्टर ER से अल्फा कोण बनावे तो tan अल्फा बराबर ER पर Eθ परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/4 पाई 0 Eθ का मान करना है बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बटा r³, या tan अल्फा बराबर हाफ या अल्फा बराबर tan इनवर्स हाफ मिटा जी मिटा दीजिए साफ था जी, पूरा साफ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार अर्थात बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में समान वैद्युत
वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तथा धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में धन q और ऋण q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर बिंदु A व B पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष AB अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E दोनों एक दूसरे के समान हैं। धन आवेश पर लगने वाला बल E इंटू क्यू, ऋण आवेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की दिशा के विपरीत E। ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, एक रेखीय है, अतः इनका परिणाम शून्य होगा। फलस्वरूप द्विध्रुव संतुलन की स्थिति में होगा। यदि द्विध्रुव को इस संतुलन स्थिति थीटा डिग्री घुमा दे तो द्विध्रुव स्थित A डैश B डैश आ जाता है। इस स्थिति में दोनों आवेशों पर लगने वाले बल EQ परस्पर बराबर है, विपरीत है, परंतु एक रेखीय नहीं है। इसलिए ये एक बलजूम की रचना करते हैं। इस बलजूम का आघूर्ण ताऊ बराबर बल गुणे बलों के मध्य की लंबवत दूरी और यह लंब दूरी A डैश यम है। लंबवत दूरी बराबर A डैश यम। त्रिभुज A डैश B डैश यम में A डैश यम लंब बटा A डैश B डैश बराबर बराबर साइन थीटा। इसलिए A डैश यम बराबर A डैश B डैश साइन थीटा बराबर 2l साइन थीटा। अतः द्विध्रुव पर लगने वाले बलजूम आघूर्ण टाउ बराबर EQ गुणे 2l साइन थीटा। Q गुणे 2l इंटू साइन थीटा, Q गुणे 2l इंटू ई साइन थीटा। Q गुणे 2l को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। अर्थात टाउ बराबर PE साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव में धन q आवेश और ऋण q आवेश इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। धन q और ऋण q के बल एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत हैं, एक रेखीय है, इसलिए निकाय संतुलन में है। इसको थीटा भी घुमा दें, द्विध्रुव स्थित A डैश B डैश में जाता है। ये बल बराबर भी है, विपरीत भी है, एक रेखीय नहीं है, इसलिए बलजूम की रचना करेंगे।
बलजू का आघूर्ण होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, और यह लंबवत दूरी है एरिया से त्रिभुज ए डैश बी डैश एम, ए डैश एम बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू साइन थीटा। ए डैश एम बराबर ए डैश बी डैश बराबर 2l साइन थीटा। तो बराबर ई क्यू बोले 2l साइन थीटा। क्यू बोले 2l बाई डी द्विध्रुव आघूर्ण पी है, अर्थात टाउ बराबर पी साइन थीटा। वैद्युत सदिश राशि है, पी भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है। इसलिए समीकरण 3 को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। इसकी दिशा का निर्धारण वेक्टर के क्रॉस विवरण में जिस तरह से दिशा का निर्धारण करते हैं, दाएं हाथ के मुट्ठी का नियम, अर्थात वेक्टर पी से वेक्टर पी की दिशा से वेक्टर ई की दिशा में दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं तो अंगूठा वेक्टर टाउ की दिशा बताएगा, अर्थात वेक्टर टाउ की दिशा ब्लैकबोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। यह हो गया वेक्टर पी, यह हो गया वेक्टर ई, यह हो गया वेक्टर टाउ की दिशा ब्लैकबोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। यदि थीटा 90 डिग्री यदि थीटा 90 डिग्री तो बल आघूर्ण अधिकतम होता है। टाउ मैक्सिमम बराबर पी साइन 90 समीकरण 1 से। अतः P बराबर टाउ मैक्सिमम बटा टाउ मैक्सिमम बराबर पी साइन 90 बराबर P। इसलिए P बराबर टाउ मैक्सिमम बताइए। यदि E बराबर 1 न्यूटन पर कूलम तो P बराबर टाउ मैक्सिमम, अर्थात किसी बैटरी द्विध्रुव आघूर्ण इस पर लगने वाले बलध्रुव का आघूर्ण है जो इसे एकांक वैद्युत क्षेत्र में यूनिट वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत संतुलित कर सके। एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत द्विध्रुव को संतुलित करने के लिए जितने बार आघूर्ण की जरूरत होती है वही बार आघूर्ण द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जी जी। यदि वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार स्थित हो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरल विपरीत हो, तो इस स्थिति में भी द्विध्रुव संतुलन में होता है, परंतु वह संतुलन अस्थायी संतुलन कहलाता है। यानी वेक्टर पी और वेक्टर ही एक दूसरे के विपरीत हों तो स्थिति यह बनती है ये वेक्टर ही हो गया दाईं तरफ, ये वेक्टर पी हो गया बाईं ओर, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि आगे से बल लगेगा एक इधर, ध्यान बल लगेगा एक क्यू इस साइड पर,
ये दोनों पर बराबर है विपरीत है ग्रह की है, दीर्घ संकर में है। यदि हम इसको थीटा डिग्री घुमा दें तो द्विध्रुव इस स्थिति में आ जाएगा। अब यह वस्तु इस द्विध्रुव को घुमाकर इस स्थिति में नहीं जाएगा, धन आवेश चला जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो वह संतुलन जिसमें किसी वस्तु को विस्थापित कर देने पर पुनः प्रारंभिक स्थिति में वापस न लौटे, ऐसे संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। अतः द्विध्रुव की स्थिति अस्थायी संतुलन की स्थिति है। और समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का व्यवहार माना कोई द्विध्रुव असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ऋण q आवेश बिंदु A पर, धन q आवेश बिंदु B पर स्थित है। बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। E2 इज ग्रेटर देन E1, अर्थात यह प्रबल वैद्युत क्षेत्र में है, यह वीकर वैद्युत क्षेत्र में है। इन दोनों के बीच की दूरी 2 है। इस द्विध्रुव पर धन q आवेश पर लगना बल हो गया E2 × Q, ऋण q आवेश पर लगना बल हो गया E1 × Q। तो द्विध्रुव पर नेट बल का मतलब परिणामी बल, यह निकालना हो। चूंकि E2 बड़ा है तो बड़े बल में से छोटे बल को घटा देंगे। E2Q माइनस E1Q बराबर E2 माइनस E1 गुणित Q, अर्थात यह द्विध्रुव प्रबल वैद्युत क्षेत्र की ओर गति करेगा। इसके बीच यदि E1 बड़ा होगा तो द्विध्रुव वीकर वैद्युत क्षेत्र की तरफ गति करेगा। तो यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में यह वैद्युत द्विध्रुव हमेशा धन आवेश प्रबल वैद्युत क्षेत्र में है, इसकी गति प्रबल वैद्युत क्षेत्र की होगी। यदि ऋण आवेश प्रबल वैद्युत क्षेत्र में है, इसकी गति वैद्युत क्षेत्र की दिशा के द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल है E2 माइनस E1 गुणित Q, या यह बराबर E2 माइनस E1 बटा 2L गुणित Q गुणित 2L। Q गुणित 2L को P कहते हैं। तो द्विध्रुव पर लगने वाला यह बराबर E2 माइनस E1 बटा 2L गुणित या यह बराबर माइनस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एल 2P। इस पर एक प्रश्न किताब में है, खोज कर लगाएंगे। बेटा
निरक्षेप में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये दो वेक्टर A व B परस्पर थीटा को उपस्थित हों तो परिणामी वेक्टर R बराबर कर्ली में A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2AB का थीटा। वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज का नियम। E बराबर कर्ली में E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2E1 E2 का थीटा। चूंकि E1 बराबर E2 के बराबर कर्ली में E1 का वर्ग प्लस E1 का वर्ग प्लस 2 कास थीटा नहीं कास 2 थीटा 2E1 का वर्ग कास 2 थीटा बराबर E1 कर्ली में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। 2 गुणे 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर E गुणे 4 कास स्क्वायर थीटा बराबर 2E कास थीटा। 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और कास थीटा निकाल चुके हैं। L बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसलिए E बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2। वेक्टर देखते हुए क्या किया बताया गया था कि वेक्टर E1 की दिशा B से P की तरफ है और वेक्टर E2 की दिशा P से A की तरफ है। ये दोनों भुजाएं परिमाण में बराबर है इसलिए इन दोनों वेक्टरों के परिमाण को BP और PA द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वेक्टरों के त्रिभुज के नियम से परिणामी वेक्टर E भुजा BA द्वारा व्यक्त होगा अर्थात बिंदु P पर परिणामी तीव्रता द्विध्रुव अक्ष के समांतर ऋण धन आवेश से ऋण आवेश की होगी। एकांक वेक्टर तीनों भुजाओं के समान होंगे। वेक्टर E1 को BP भुजा व्यक्त किए हैं वेक्टर E2 को PA भुजा द्वारा व्यक्त किए हैं तो दोनों भुजाओं के या तीनों भुजाओं के एकांक लंबाई द्वारा प्रदर्शित वेक्टर समान होंगे अर्थात E1 अपान PB बराबर E अपान EB या E बराबर E1 और AB बटा PB। AB 2L के बराबर है और AB बटा PB है अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। Q गुणे 2L बाई P है।
if r is greater than l, then E is equal to 1/4 pi p by r. अब यह क्या